जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहां पर साइंस पूछा जाता है, आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। आपसे पूछा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के तीन प्रमुख समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटेरियम में एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्थिर अवस्था में उष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। आपसे पूछा है कि स्थिर अवस्था में उष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर अवस्था में किसी पिंड या माध्यम से होकर गुजरने वाली उष्मा प्रवाह की दर समय के साथ नहीं बदलती। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बिंदु पर तापमान समय के साथ स्थिर रहता है। इस अवस्था में प्रणाली समय पर निर्भर नहीं होती, केवल स्थान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या उष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या होता है, बताइए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर पानी बनती है तो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर जल का आयतन कम होता है, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसके बाद जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। यह गुण जल का असमान प्रसार कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए की 2 श्रृंखलाएं आपस में कैसी जुड़ी होती हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए की 2 श्रृंखलाएं आपस में कैसी जुड़ी होती है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की 2 श्रृंखलाएं डबल हेलिक्स संरचना में होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से नाइट्रोजनी बेस के बीच बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन जो जुड़ा होता है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और गुआनिन जो होता है वह साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। आपसे पूछा है कि उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ एक अणु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, या आपसे पूछा है स्वयं नहीं जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चालन। इस प्रश्न का राइट आंसर चालन यानी कि कंडक्शन जो होता है, इसमें पदार्थ के अणु केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं और आपसी टकराव से ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं, अणु स्वयं स्थानांतरित नहीं होते। संवहन की बात करें तो इसमें द्रव या गैस के अणु खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और उष्मा का परिवहन करते हैं। और विकिरण की बात करें तो इसमें उष्मा तरंगों के रूप में निर्वात तक में पहुंचती है, अणुओं की आवश्यकता नहीं होती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। आपसे पूछा कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष है जहां ना तो कोई वायु है और ना ही अन्य अणु, इसलिए चालन या संवहन से उष्मा का संचार संभव नहीं है। सूर्य की उष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अंतरिक्ष से गुजरकर पृथ्वी तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को विकिरण कहा जाता है, यानी कि रेडिएशन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपसे पूछा है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, लेकिन चांदी सबसे अच्छा उष्मा चालक है। उष्मा चालकता में चांदी पहले स्थान पर आती है। इसके बाद तांबा, सोना और एल्युमिनियम। व्यवहार में तांबा अधिक उपयोग होता है क्योंकि चांदी से सस्ता है और पर्याप्त अच्छा चालक है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। पारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः द्रव ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते, ये संवहन द्वारा ऊष्मा का संचार करते हैं, लेकिन पारा एक धात्विक द्रव है, इसलिए यह ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। इसी कारण पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, विद्युत उपकरणों आदि में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रायोमीटर कहते हैं। क्रायोमीटर यह यंत्र है जिसका उपयोग बहुत कम तापमान जैसे -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे को मापने के लिए किया जाता है। या विशेष रूप से क्रायोजेनिक प्रयोगों, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हीलियम आदि के तापमान को मापने में प्रयोग होता है। बाकी ऑप्शन में दिया हाइग्रोमीटर तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान मापने वाला यंत्र है जैसे भट्टियों में। और टैकोमीटर जो है किसी घूमती वस्तु की गति यानी कि आरपीएम मापता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आपसे पूछा क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु का आकार या आयाम बदला जाता है जैसे स्प्रिंग को दबाना या खींचना, रबड़ बैंड को फैलाना, तो उसमें ऊर्जा संचित होती। इस ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा तब मुक्त होती है जब वस्तु अपने मूल अवस्था में लौटती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई बदलने पर प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। और मांसपेशीय ऊर्जा जीवित प्राणियों की पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वह तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है वह कहलाते हैं। आपसे पूछा क्या कहलाते हैं, जिनकी परमाणु संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, वह कहलाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोबार कहलाते हैं। आइसोबार वह परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे आर्गन का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, इनकी द्रव्यमान संख्या 40 है लेकिन परमाणु संख्या अलग है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आइसोटोन जो होता है वह समान न्यूट्रॉन संख्या वाले परमाणु होते हैं। आइसोटोप समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या होती हैं। हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस जो होता है आवर्त सारणी का समूह होता है। आवर्त सारणी का 17वां समूह होता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आइसोबार से संबंधित या नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैव वर्गीकरण की सबसे मूलभूत इकाई जाति है। जाति की परिभाषा होती है वह जीव जो आपस में प्रजनन कर सकें और उर्वर संतान उत्पन्न कर सकें, एक ही जाति के माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर होमो सैम्पियंस जिसमें जो कि मनुष्य होता है, होमो वंश होता है और जीनियस जो होता है जीनियस है और सैम्पियंस जाति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन जो है यह एक पाचन एंजाइम है जो पेट में पाया जाता है या प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। पेप्सिन का निर्माण पेप्सिनोजन में से होता है जो पेट के अम्ल या सीएल की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन बन जाता है। बाकी ऑप्शन में लाइपेज तो वसा का विखंडन करता है, एमाइलेज स्टार्च का विखंडन करता है, तो टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है या भी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। आपसे पूछा कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं परम शून्य तापमान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बायल और चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस का आयतन तापमान पर निर्भर करता है। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन लगातार घटता है। गणना के अनुसार -273.15 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। इस तापमान को ही परम शून्य कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है।
ये बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा होता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्थान जो होगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति जो होगी वास्तविक और उल्टा होता है। आकार वस्तु के बराबर होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। हेमेटोपाइसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स बनते हैं। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और शरीर की रक्त आवश्यकताओं को पूरी करती है। बाकी विकल्पों में दिया हीमोफीलिया तो एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ल्यूकेमिया की बात करें तो रक्त का कैंसर जिसमें असमान श्वेत रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। आपसे पूछा है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु मौजूद है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। पृथ्वी की पूरी संरचना, कोर, मेंटल और क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है लोहा। लोहा की बात करें तो उसका रासायनिक प्रतीक है Fe। Fe इसका रासायनिक प्रतीक है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 26 इसका परमाणु क्रमांक है। लोहा मुख्य रूप से पृथ्वी के कोर में भारी मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का कोर लगभग 85% लोहा से बना है। यदि हम केवल पृथ्वी की पपड़ी की बात करें तो वहां सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी के पपड़ी में। इसका जो प्रतीक होता है Al, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। लेकिन पूरी पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो इकोलॉजी में जीवों और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में साहित्यिक रचनाओं का संग्रह या एक जीव विज्ञान शब्द नहीं है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थ्रोपोडोलॉजी में आर्थ्रोपोडस जैसे कीट, मकड़ी, झींगा आदि सभी का सामान्य अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस अम्ल से नींबू का स्वाद खट्टा होता है। आपसे पूछा है कि किस अम्ल से नींबू का स्वाद खट्टा होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है साइट्रिक अम्ल का C6H8O7 इसका रासायनिक सूत्र होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नींबू का खट्टा स्वाद मुख्यतः साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। यह एक प्राकृतिक फल अम्ल है जो खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। या जो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही, छाछ आदि में पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरेन पीटर लॉरिसन ने। सोरेन पीटर लॉरिसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। उन्होंने यह खोज वर्ष 1909 में की थी। पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। अगर घोल का पीएच मान 7 है, 7 से कम है तो वह अम्लीय घोल होगा। अगर पीएच का मान 7 है, माने घोल का मान 7 है तो वह तटस्थ होगा। पीएच का मान, घोल का मान जो है पीएच 7 से अधिक हो जाएगा तो वह क्षारीय होगा। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इनको आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उन्हें कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है डीएनए की 2 श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए की 2 श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।